सो वेलकम स्टूडेंट एंड नाउ वी आर बैक अगेन विद दिस चैप्टर। दोस्तों चैप्टर थर्ड है ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का, जिसे आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। पहले चैप्टर का नाम कुछ और था, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2022 के अंदर जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे 2021-22 में, उनके लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चैप्टर बदल चुका है। तो चैप्टर थर्ड है, कंटेंट सेम वही है, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई है, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको पता है कि क्या करना है, और साथ में आप हमारे साथ और चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताने की अगर कोशिश करूं तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लानिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे आप फेसबुक पेज है, साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज है और साथ में हमारा टेलीग्राम भी, जहाँ पे आप सभी को नोट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको जो भी अपडेट्स होते हैं ना वो साथ साथ में आपको मिलते रहे। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और पूरे चैप्टर का मेन कंटेंट अगर आप देखें तो हम जानने की कोशिश करेंगे की चॉइस डिबेट अबाउट द डेवलपमेंट। मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1950 के टाइम पीरियड पे, तो हमारे देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम अपने देश को डेवलप करने के लिए कौन सी प्लानिंग का इस्तेमाल करें। बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी थी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, समाजवादी और पूंजीवादी, इसके बारे में हमको पहले से पता है, तो इसलिए हमारे देश में ये डिबेट चल रही थी। दूसरा, विच स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्ट बाय आवर लीडर, और कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लीडर्स के द्वारा, यानी कि नेहरू जी, गांधी जी, उसके द्वारा शुरुआती 10 सालों के अंदर कौन सी पहली पॉलिसी इस्तेमाल करी गई। और उसके बाद व्हाट वर द मेन अचीवमेंट, इसके अचीवमेंट भी क्या थे और साथ में इसके लिमिट्स क्या थे स्ट्रैटेजी के, वो देखेंगे। एंड व्हाई वाज द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अबेंडेंड लेटर ईयर्स, और किस तरीके से जो डेवलपमेंट था उसने आगे जाके हमारे देश के ऊपर किस तरीके से, मैं कह सकता हूँ कि दिक्कत क्रिएट करी। हमने कहा कि यार इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए था, दूसरी पॉलिसीज इस्तेमाल करनी चाहिए थी। तो ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो आपको ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक के अंदर एक पोस्को प्लांट के ऊपर बात करी गई है। पोस्को प्लांट हालांकि उड़ीसा के अंदर है। अब आप देख रहे होंगे कि एग्जामिनर आपको यूपीएससी के लिए तैयार करवाना चाहते हैं। अब यूपीएससी के लिए तैयार अगर जो बच्चे हो रहे हैं और इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी केस स्टडी भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार सरकार के सामने ऐसे कुछ डिसीजन ले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो कहीं ना कहीं लोगों के वेलफेयर के लिए तो होते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उस वेलफेयर को वेलफेयर नहीं मानते। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय द केस स्टडी ऑल्सो कि डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसान होता है, तो वही केस स्टडी आपको पोस्को प्लांट जो उड़ीसा के अंदर लगाया जाना था, आपकी बुक के अंदर इस बारे में मेंशन करा गया। आप शुरुआती पेज खोलेंगे तो आपको पोस्को प्लांट के बारे में पूरा कुछ समझाया हुआ है। उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर एक जिला है जिसे आप जगत सिंह जिला बोलते हैं। जगत सिंह जिला के अंदर इंडिया सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पोस्को प्लांट लगाया। अब पोस्को क्या है आप ये देखिएगा। पोस्को जो है फुआंग आयरन एंड स्टील कंपनी है। पोस्को जो है फुआंग आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये एक मल्टीनेशनल स्टील मार्केटिंग कंपनी देखी गई है। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के अंदर है। साउथ कोरिया ने क्या करा कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर एक प्लांट लगाया, स्टील प्लांट, जिससे क्या होगा कि सरकार को ये लगा कि बाहर की कंपनी का पैसा हमारी कंट्री में आएगा, और जब प्लांट लगेगा तो सिंपल सी बात है उससे पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल ये डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। लेकिन उड़ीसा के आदिवासी ट्राइब्स जो कबीले थे, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके बीच में और सरकार के बीच में जो भी क्या कहते हैं संधि हुई है, उसे रद्द करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंग्लिश में इस ट्रीटी को कुछ कहा जाता है, आपकी बुक के अंदर लिखा होगा, इस संधि को कुछ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पोस्को के जो लोग थे, वो पोस्को के विरोध में थे। उड़ीसा की जितनी भी ट्राइब्स थी वो कहती थी कि अगर पोस्को प्लांट लगता है तो पोस्को प्लांट लगने की वजह से हमारी ज़मीनें छीन ली जाएगी और हमें वहाँ से बेघर होना पड़ेगा। इसलिए सरकार को क्या कहते हैं, ये जो प्लांट का जो इन्होंने संधि करी है पोस्को लोगों से, इसको पूरी तरीके से कैंसिल या ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ पे अब सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। मतलब कि अगर पोस्को प्लांट ख़त्म हो जाता है तो सरकार को लगता था कि यार ये तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली जैसी चीज़ है, और जबकि लोगों को क्या लगता था, लोगों को लगता था कि उनके घर बार से उनको छीनने पे मजबूर होना पड़ेगा। मतलब सरकार के लिए डेवलपमेंट था, सरकार को लगता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा साउथ कोरिया का तो हमें फ़ायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहीं पे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन लोगों को लग रहा है और उनकी जीविका जो है छिन जाएगी। मतलब यहाँ पे आज़ादी के टाइम पीरियड पे डेवलपमेंट क्या होता है,
प्लानिंग डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए, यही इस चैप्टर के मूल मंत्र में बताने की कोशिश करी गई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड विद अ केस स्टडी ऑफ दिस कि सरकार को समझना होगा कि असल में डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट को किस तरीके से प्लान तरीके से बनाया जाता है। तो इस केस स्टडी से अगर हम देखें तो केस स्टडी में हमें जानने को मिलता है कि क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि ये लोग यानी कि आदिवासी लोग और पोस्को प्लांट जो लगाना चाहते हैं या सरकार, इन तीनों ट्रायंगुलर के अंदर ऐसा कौन सी मध्य नज़र वाली मेन चीज़ हो सकती है तीनों के लिए डेवलपमेंट हो, तो ही तो डेवलपमेंट कहलाएगा। और दूसरा यही कि ये कौन सा की पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सरकार कह रही वो अच्छा है, जनता कह रही वो अच्छा है, मतलब सरकार जिसके लिए अच्छा करना चाहती है जनता कह रही वो अच्छा ही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक की डेवलपमेंट हमें जानना होगा। दूसरा, ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों के तीनों लोग एग्री हो सकते हैं, और क्या इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है किसी इंटरेस्ट बिहाफ पे, एक ऐसा सेटिस्फैक्ट्री इंटरेस्ट जहाँ पे सभी लोग बराबर हो, सभी लोगों को अच्छा मिले। तो इस केस स्टडी से हमें समझ में आता है कि डेवलपमेंट कहीं कहीं सरकार को लगता है लेकिन लोकल जनता को समझ में नहीं आता और डेवलपमेंट क्या है। तो इसीलिए बहुत से लोग एक चीज़ के ऊपर ज़रूर क्या कहते हैं फोकस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का असल में मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन भाई सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस तो वहाँ लोगों को मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ से लोगों का घर बार छीना जा रहा था। तो इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल पा रहा था लोगों को। और यहाँ पे मेन है यहाँ पे की रोल गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट इन पॉलिसी को कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से लेती है। तो सरकार ने तो वहाँ पे पोस्को प्लांट लगाने की सोची, उनको लगा वो डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए बहुत से गवर्नमेंट में डिसएग्रीमेंट देखे गए और ये देखा गया कि सरकार का असल में रोल होता क्या है। सरकार का क्या ये रोल होना चाहिए कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है वो उनके पास रहने चाहिए, ताकि वो इंटायर कंपनी के ऊपर, इंटायर कंट्री के ऊपर रोल कर सके, जैसे कि रूल कर सके, जैसे कि यूएसएसआर के अंदर हुआ था। सब कुछ सरकार के हाथ में ही था, हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन। पर हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन शुरुआती समय में आ रहे थे, क्या सरकार को कोई की इंडस्ट्रीज अपने पास रखनी चाहिए, या सरकार को क्या कहते हैं ये देखना चाहिए कि हाउ मच इंपॉर्टेंट वाज अटैच टू नीड ऑफ जस्टिस, मतलब यहाँ पे दोनों में से किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार को किस तरफ स्टेप लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया कि सरकार को क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा। और आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है कि डेवलपमेंट असल में होता क्या है। डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ये मैंने क्लास 12th में आपको ज्योग्राफी में पहले ही बताया हुआ है, हालांकि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई हुई है। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि भाई वो प्रोग्रेसिव हो, डेवलपमेंट अचीवमेंट में वेल बीइंग हो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, और डेवलपमेंट कन्वे कर सके आइडिया जिसमें सभी का इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस देखी जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, सभी के वेलबींग के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। पोस्को प्लांट का फ़ायदा हो रहा था, सरकार को लगा यहाँ से रोजगार होगा तो सरकार को फ़ायदा हो गया, लेकिन नॉर्मल जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सरकार ने सोचा कि डेवलपमेंट के बारे में हमें डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी का मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट देखा गया। यहाँ पे सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, सरकार के लिए अलग है, आम जनता के लिए अलग है, पोस्को प्लांट के लोगों के लिए अलग है, जहाँ पोस्को प्लांट लग रहा है उनके लिए डेवलपमेंट अलग है। इसीलिए हमने कहा कि हम ऐसा ये करेंगे कि जब हम आज़ादी लेंगे तो आज़ादी में हम लोग क्या कहते हैं मतलब ऐसी आज़ादी लेंगे जिसमें क्या कहते हैं सभी लोग इक्वल माने जाए। तो आज़ादी के टाइम पीरियड पे बहुत सारी डिबेट हुई, और डिबेट के अंदर लेफ्टीज़ और राइटीज़ दो टाइप की आइडियोलॉजी बनी। लेफ्टीज़ और राइटीज़ को पेपर के अंदर पूछा जाता है वामपंथी और दक्षिणपंथी। याद रखिएगा, वामपंथी और दक्षिणपंथी। लेफ्टीज़ दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी मतलब राइटीज़ होते हैं, याद रखिएगा ये राइटीज़ होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा चीज़ों में नहीं होना चाहिए। और वामपंथी होते हैं लेफ्टीज़, जो कहना चाहते हैं कि अगर कुछ भी फ़ायदा हो तो गरीब जनता का या पिछड़े वर्ग का ही फ़ायदा होना चाहिए। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि दो विचारधाराएं हमारे सामने आई, और याद रखिएगा ये दोनों की दोनों आइडियोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि आप बताइए कि लेफ्टीज़ और राइटीज़ की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। ये आपको हर जगह मिलेंगे, आपको हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, आपको ये वामपंथी और दक्षिणपंथी हर जगह मिलेंगे। लेफ्टीज़ और राइटीज़, लेफ्टीज़ जो गरीब लोगों का फेवर करते हैं और राइटीज़ जो अमीर लोगों का फेवर करते हैं।
क्योंकि वहाँ पे पोस्को प्लांट बन रहा था। तो पोस्को प्लांट में जो अमीर वर्ग थे, पोस्को प्लांट में वो कह रहे थे कि सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि लेफ्टीज लोग जो थे वो पोस्को प्लांट के विरुद्ध में थे, क्योंकि वहाँ से आदिवासी कबीला या जो आदिवासी लोग हैं उनको माइग्रेट होना पड़ रहा था। और उस सरकार को यही कह रहे थे कि भाई वामपंथी लोग कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी के राइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए डेवलपमेंट मीन्स मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर इंडियन। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना ही डेवलपमेंट है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ऐसा होगा कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, इन फ्यूचर में ऐसा होगा। तो हमारे पास दो मॉडल थे आज़ादी के टाइम पीरियड में, एक था कैपिटलिस्ट जो यूएसए का था और एक था हमारा सोवियत मॉडल जो यूएसएसआर का था। और आज़ादी के टाइम पे हमारे पास दोनों मॉडल थे, लेकिन हमारे इंडिया के लोगों ने, मतलब इंडिया के अंदर बहुत से लोग सोवियत आइडियोलॉजी को बहुत अच्छा मानते थे और बहुत से लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत अच्छा मानते थे। तो लोगों को लगता था कि मॉडर्नाइज होने के लिए हमें वेस्टर्न कल्चर ही अपनाना पड़ेगा, यानी कि यूएसए की आइडियोलॉजी अपनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या कहा था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कहा था अगर हम अपने देश को डेवलपमेंट की राह पे लेके जाएंगे तो हमें कुछ अलग करना होगा। उन्होंने ये कहा था कि हमने वैसे भी फ्री इंडिया अंग्रेजों से इतने टाइम बाद छीना था 200 साल के बाद, और फिर से हम उनकी गुलामी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम लोग अपनी खुद की क्या कहते हैं एक आइडियोलॉजी चलाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स आइडियोलॉजी। याद रखिएगा क्या, मिक्स आइडियोलॉजी। मिक्स आइडियोलॉजी यहाँ पे है, आई थिंक यहाँ पे मिक्स आइडियोलॉजी इसमें नहीं बताई हुई है मैंने, ठीक, कोई नहीं। मिक्स आइडियोलॉजी अभी आगे जानने को मिलेगा। हमने थोड़ी बहुत कैपिटलिस्ट और थोड़ी बहुत कम्युनिस्ट दोनों ही आइडियोलॉजी हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर अडॉप्ट करी थी, और उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन में गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट माना गया था, और प्लानिंग कमीशन आप देख सकते हैं, प्लानिंग कमीशन के हेड हमें शुरुआती समय से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, तो इसमें भी देश के प्रधानमंत्री थे। प्लानिंग कमीशन से पहले उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान करा था। बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर पैसा नहीं था। तो देश के बड़े बड़े 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बताया कि किस तरीके से सरकार को पर कैपिटा इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए और पर कैपिटा इनकम को डबल करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये बॉम्बे प्लान के अंदर बात करी गई थी। और उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान बनाया। 5 ईयर प्लान के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा, हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा। प्लानिंग कमीशन हमने 1950 जनवरी में सेटअप करा, जिसका हमेशा याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा हमारे देश का प्रधानमंत्री ही होता है, और आज की डेट में भी योजना आयोग के अध्यक्ष जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और हमने ये पोस्को प्लांट की स्टडी इसलिए करी क्योंकि उससे हमें समझ में आया कि प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे डेवलपमेंट का इफेक्ट अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। उसके बाद 2014 के अंदर शुरुआती समय से प्लानिंग कमीशन नाम से चल रहा था, बट अभी नीति आयोग हो चुका है। याद रखिएगा 2015 के अंदर इसको पूरी तरीके से नामांकन दे दिया गया था, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, और मोदी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि मोदी जी उस नीति आयोग के अध्यक्ष थे। तो पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि योजना आयोग से, नीति आयोग से, प्लानिंग कमीशन से इसको नीति आयोग कब बना दिया गया और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, और एट प्रेजेंट टाइम पे इनकी क्या कहते हैं वाइस चेयरमैन कौन है। याद रखिएगा चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वाइस चेयरमैन को चुनने की परमिशन हमेशा प्रधानमंत्री को होती है, और राजीव कुमार जो है वो हमारे वाइस क्या कहते हैं चेयरमैन है। तो ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टर्म 1 अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो यहाँ से आपके एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस होते हैं। उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान बनाने की शुरुआत करी। 5 ईयर प्लान ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हमने किन से उधार लिया था, क्योंकि हमारा संविधान जो है उधार का एक थैला है। तो यूएसएसआर के अंदर हमने 5 ईयर प्लान देखा था, तो हमने उनके संविधान से ये क्या कहते हैं प्लान जो लिया, और उसके बाद हमने मौलिक कर्तव्य भी जो थे 51A हमने ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। तो ये चीज़ बहुत सिंपल मैटर था। देन फाइनली हमने 5 ईयर प्लान बनाए। 5 ईयर प्लान में हमने पूरा का पूरा पैसा कहा सरकार ने कि भाई एक तो नॉन प्लान पे खर्च होगा और एक प्लान पे खर्च होगा, मतलब देश का टोटल पैसा जितना भी होगा एक तो हम उसे प्लानिंग पे खर्च करेंगे। प्लानिंग पे मतलब 5 साल में सेंट्रल के पास और स्टेट के पास कितना खर्च होना चाहिए हमने वो करा। और नॉन प्लान के अंदर हमने कहा कि कोई बाढ़, कोई सुनामी, कोई तूफान आ जाता है तो हमारा पैसा वहाँ पे भी खर्चा हो जाता है। तो इसलिए प्लान और नॉन प्लान हमने दोनों बनाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर अभी तक पूरी बुक में आप 2 ही पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करा गया है, लेकिन उसके बाद प्लान हॉलीडे करा गया था। याद रखिएगा 66 में होना था लेकिन 69 में जाके हुआ। तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
दूसरा, हमारे देश के अंदर अभी तक 5 ईयर प्लान टोटल 12 ही हुए हैं। 5 ईयर प्लान 12वें के बाद नरेंद्र मोदी ने जब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, तो 12वें के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी और किसके कार्यकाल में चलाई गई थी, और 13वीं पंचवर्षीय योजना जो थी क्या वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, ये ऐसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं कि भाई 5 ईयर प्लान की टाइमलाइनिंग बताइए, सेकंड 5 ईयर प्लान की टाइमलाइन बताइए, थर्ड 5 ईयर प्लान की टाइमलाइन बताइए। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1964 में हुआ था क्योंकि उस समय प्लान हॉलीडे हुआ था। अब क्यों हुआ था वो भी एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ सकता है। सो दिस इज़ द इंट्रो पार्ट ओनली एंड आई होप आप समझ गए होंगे। ये वीडियो का पहला ही पार्ट था और हम वीडियो के जल्दी अगले पार्ट में मिलेंगे। सो आई होप आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से ली होगी। एमसीक्यू बिहाफ पे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। तो ये जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं आप उन पर ज़रूर फोकस करिएगा, और जब आप क्लास की स्टडी को खुद करेंगे, जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। जय हिंद, जय भारत।